के लिए नानी माँ को मुस्कुराते हुए साफ शब्दों में जवाब दिया। नानी माँ, हम पूरी कोशिश करेंगे रश्मि दीदी के फंक्शन में शामिल होने की, लेकिन नानी माँ, हम अभी आपसे किसी तरह का कोई वादा नहीं कर सकते क्योंकि हमें कल अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। ने यह सब कहते हुए आस्था बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी। उसके बातों से उसके मन में क्या चल रहा था इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल था। तभी नानी माँ आस्था को देखकर एकदम से बोली, लेकिन बेटा, तुम शायद भूल रही हो, बच्चों के 6 दिन पूरे होने वाले हैं और उसके बाद बच्चों का नामकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम सोच रहे हैं कि बच्चों के नामकरण के साथ साथ रश्मि की गोद भराई की रस्म भी कल के दिन ही कर लेते हैं। और बेटा, तुम्हें कल किसी भी कीमत पर इस फंक्शन में शामिल होना ही होगा क्योंकि तुम्हारे बिना सारे फंक्शन, सारी खुशियां फीके फीके से लगेंगे। नानी माँ की बात सुनकर आस्था एक क्षण के लिए कहीं अटक सी गई थी। उसका सीना कस गया। इस वक्त वो दौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसका परिवार था और एक तरफ उसका मकसद। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। मामले की गंभीरता को समझते हुए फिलहाल उसने गहरी सांस ली और नानी माँ का हौसला बढ़ाते हुए बोली, नानी माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए और कल के लिए फंक्शन की तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, पंडित जी से नामकरण के लिए बात कर लीजिएगा। दादाजी और डैडी जी तो हैं ही आपके साथ, वह इस मामले में आपकी पूरी मदद करेंगे। इतना सुनकर नानी माँ ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने आस्था से कुछ नहीं कहा और वहां से सीधे हॉल में चली आई जहां पर दादाजी और अभिमान जी बैठे हुए थे। वह दोनों एक दूसरे से किसी विषय में बातचीत कर रहे थे। वही अभिमान जी को कुछ दिनों से काफी ज्यादा खालीपन सा लगने लगा था। वसुंधरा को टॉर्चर करना, उसे काम करते हुए देखना, उसे बात बात परेशान करना उन्हें एक अलग ही लेवल का सुकून दिया करता था। वसुंधरा के जाने के बाद एक बार फिर से उनके जीवन में वही खालीपन, वही सुनापन लौट आया था। अब जैसे ही नानी माँ ने वहां आकर रश्मि की गोद भराई और साथ ही साथ बच्चों के नामकरण के बारे दादाजी और अभिमान जी से डिस्कशन की, तो दादाजी ने तुरंत उनकी बातों में सहमति जताई और सादगी से जवाब दिया, बहन जी, आपको जो भी ठीक लगे आप वही कीजिए। और हाँ, आप जहां भी फंक्शन करना चाहती हैं आप कर सकती। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे घर की बहुओं के लिए आप ही फैसले लेती हैं। हमें पूरा यकीन है कि इस बार भी आप बच्चों के लिए जो तैयारी करेंगी सब कुछ अच्छा और बेहतर ही करेंगी। अब जैसे ही नानी माँ ने दादाजी के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो नानी माँ के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। दादाजी की अपनेपन से उनके बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि इस बात पर कहीं ना कहीं उन्हें अपना बेटा और बहू यानी कि मनोज जी और सीमा जी की याद आ गई थी क्योंकि कितने ही दिनों सीमा जी और मनोज जी ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से वह कभी कभी दुखी हो जाती थी। हालांकि अभी भी सीमा जी के अंदर नानी को लेकर चिढ़ बनी हुई थी। वो नानी माँ को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और जब से उनका घर नानी माँ के नाम पर हुआ था तब से उनके दिल में नानी माँ के लिए गहरी नफरत जन्म ले चुकी थी। फिलहाल दादाजी के शब्दों से नानी माँ के टेंशन भरे दिमाग को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में कहा, अभिमान बेटा, चलो हम लोग पंडित जी से मिलकर आते हैं और भाई साहब तब तक आप घर का ध्यान रखिएगा। ये सुनकर दादाजी ने केवल अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरमान की यादें जाने के बाद सबके दिलों में एक अधूरा पंसा आ गया था। कोई खुलकर किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा था और ना ही कोई अपनी प्रॉब्लम किसी को बता पा रहा था। वही अभिमान जी ने नानी माँ की इस बात पर हल्की स्माइल करते हुए बिल्कुल आराम से जवाब दिया, मैं तैयार होकर आता हूँ माँ, तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर अभिमान जी तैयार होने चले गए और दादाजी अंश के साथ खेलने लगे। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आहान अपने कमरे में मौजूद था और अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को गोद में लेकर बैठा हुआ था। वो लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। रौनक ने गुड़िया का नाम तय करने के बाद आहान को बताया, जिसे सुनकर आहान नाम में सिर हिला दिया और अपनी बेटी को पुचकारते हुए बोला, नहीं, मेरी गुड़िया का नाम एकदम यूनिक होगा। यू नो, ऐसा नाम होगा कि लोग उसका नाम एक बार लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। आहान की उलझन भरी बातों को सुनकर रौनक ने अपनी हैरानी को दबाते हुए आहान पर सवाल दाग दिया, ये कैसी बातें कर रहे हो आहान? आखिरकार ऐसा कौन सा भयंकर नाम रखने वाले हो तुम मेरी गुड़िया का? फिर वह थोड़ा रुक कर मासूमियत से बोली, वैसे भी वह मेरी बेटी है तो मैं अपनी बेटी का नाम बहुत ही प्यारा सा, एकदम छोटा सा और मासूम सा नाम रखूंगी। इस पर आहान ने नटखट अंदाज में रौनक का गाल पकड़कर खींचा। फिर एकदम से बोला, मैंने कहा ना, उसका नाम मैं अपनी तरफ से रखूंगा। तुम देखना, मैं अपनी बच्ची का नाम ऐसा रखूंगा कि कोई भी उसका नाम आसानी से नहीं ले पाएगा। इस तरह की बातें करते करते उन दोनों के बीच एक बार फिर से तगड़ी बहस शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के बीच महाभारत शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई की आवाजें एक बार फिर पूरे सिंघानिया मेंशन में गूंजने लगती है। जैसे ही मेंशन में इस तरह से लड़ाई झगड़े की आवाज गूंजने लगी, अब सब लोग एकदम से ठिठक गए। वहीं अभिमान जी और नानी माँ, जो कि पंडित जी से मिलने के लिए निकल ही रहे थे, वह अब इस तरह का शोर शराबा सुनकर चौंक गए। फौरन ही उनके कदम जहां थे वहीं पर जम से गए दोनों ने अफसोस भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखा और अगले ही पल वह दोनों आहान और रौनक के कमरे की ओर बढ़ गए। वहीं इतनी जोर जोर की आवाजें सुनकर ध्रुव, आकाश, सुमित, अविनाश ही नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौड़ भी तुरंत वहां आकर जमा हो गया था और वो सभी परेशान होकर सोचने लगे कि आखिरकार सिंघानिया मेंशन में यह कैसा भूकंप आ गया है और आहान और रौनक के कमरे से यह लड़ाई झगड़े आवाजें क्यों आ रही है। अचानक से इन दोनों के बीच किस बात लेकर इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है। तभी ध्रुव ने अचानक हंसकर कहा, लगता है ये लड़का आज फिर रौनक से पिटने वाला है। क्या करें यार, अब हम कैसे अपने दोस्त को पीटने से बचाएं? वहीं वंशिका आंखों में शरारत लिए धूर के कानों में धीरे से फुसफुसाई, वैसे ध्रुव, कितने दिन हो गए हैं अभी तक हमारी बीच ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है ना? अब जैसे ही ध्रुव ने वंशिका के मुंह से यह बात सुनी, अचानक ध्रुव ने तुरंत वंशिका की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसकी तरफ घूरते हुए बोला,
तुम कहो तो हम बेडरूम में जाकर कोई दूसरी वाली लड़ाई कर सकते हैं। यह कहते हुए अचानक ध्रुव के होंठों पर एक शरारती स्माइल खिलने लगी थी। वो दोनों सबसे पीछे खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें कोई भी देख नहीं पा रहा था। तब तक रश्मि भी आस्था के साथ वहां आ गई थी। उनके चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। रश्मि के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आई और वह जल्दी से बोली, कहीं रौनक फिर से तो घर छोड़कर जाने की जिद तो नहीं कर रही है। हमें वहां चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। अब देर न करते हुए सब लोग एक एक करके आहान के रूम में जमा होने लगे थे। वहीं अरमान, जो कि जिम से वापस आ चुका था, जैसे ही उसके कानों में भी इस तरह की लड़ाई झगड़ों की आवाजें सुनाई देने लगी तो वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि जब से उसकी यादें गई थी उसने सिंघानिया मेंशन में इस तरह का कोई शोरगुल नहीं सुना था। और वैसे भी पहले से ही सिंघानिया मेंशन एक तरह का डार्क विला हुआ करता था। वहां पर कभी कभार सिर्फ चम्मच वगैरह की हल्की खनकने की आवाज सुनाई देती थी, वरना किसी भी चीज की कोई आवाज नहीं होती थी और वहां हमेशा सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। अपनी इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए अरमान भी बाकी सब लोगों के पीछे पीछे चल दिया। अब जैसे ही वो उन्होंने सामने का नजारा देखा, वैसे ही सब लोग की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं और उनका दिमाग तेजी से घूमने लगा। वो सब हैरानी से पूरी तरह बेहाल हो चुके थे। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि सामने आहान ने बच्ची को एक तरफ से पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ रौनक ने भी बच्ची को पकड़ा हुआ था और दोनों उस बच्ची को अपनी अपनी तरफ खींचते हुए झगड़ रहे थे। आहान कह रहा था, नहीं, मैंने जो कहा है वही होगा। दूसरी तरफ रौनक भी बच्चे को खींचते हुए कह रही थी, नो नेवर, मैंने कहा ना, ये नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। उन दोनों को इस तरह से झगड़ते हुए देखकर आस्था पूरी तरह से घबरा गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और लगभग चीखते हुए बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये क्या बचपना है? इतना कहकर आस्था ने आगे बढ़कर तुरंत उस नन्ही सी प्रिंसेस यानी आहान की बेटी को अपनी बाहों में भर लिया था। उस वक्त उसका चेहरा चिंता से तमतमाया हुआ था और वो आहान और रौनक को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्हें कच्चा ही चबा जाएगी। आस्था ने धीमी मगर नाराजगी भरी आवाज में उनसे कहा, तुम दोनों इस तरह का बचपना कैसे कर सकते हो? अगर तुम दोनों के इस झगड़े में बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर उसे चोट लग जाती तो तुम दोनों इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? ये एकदम इमेच्योर बिहेवियर है। वहीं नानी माँ ने भी झल्लाहट में अपना माथा पीट लिया। वो काफी बेचैन हो रही थी। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उन्हें आहान और रौनक के इस बचपने पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह झुंझला गई। बेटा, तुम दोनों अब माँ बाप बन चुके हो। अब तुम्हारे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी है। तुम दोनों इस तरह बच्ची के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? वह कोई खेलने की चीज नहीं है। रश्मि ने भी नानी माँ की बातों पर सहमति जताई और वह रौनक को फटकारते हुए बोली, रौनक, मैं समझती हूँ कि चलो आहान में बचपना है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो एक बच्चे की माँ हो ना। तुमने अभी उसे कुछ दिन पहले जन्म दिया है और तुम दोनों उस नन्ही सी बच्ची को पकड़कर एक दूसरे की तरफ कैसे खींच सकते हो? तुम दोनों इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? रश्मि की तीखी बातें सुनकर रौनक को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, इसलिए अचानक वह पूरी तरह से रोने लगी। वहीं आहान भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी रोना शुरू कर चुका था। अब उन दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर बाकी सब लोग और ज्यादा इरिटेट होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। कोई कुछ बोलने के मूड में नहीं लग रहा था। वहीं अरमान, जो सबसे पीछे लास्ट में खड़ा हुआ था, वह क्षण भर के लिए दंग रह गया और हैरान होते हुए ये सारी नौटंकी देख रहा था और कहीं ना कहीं वह नाखुश होते हुए यही सोच रहा था कि आखिरकार सिंघानिया मेंशन को हो क्या रहा है। ये यहाँ कैसा अजीब सा ड्रामा चल रहा है। फिलहाल नानी माँ आहान और रौनक को शांत कराते हुए कहती है, बेटा शांत हो जाओ, तुम दोनों को इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम दोनों को यही समझा रहे थे कि तुम दोनों को अब इतनी लापरवाही से एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह से खींचातानी नहीं करनी चाहिए। नानी माँ की आवाज में चिंता सुनकर आहान ने जल्दी से अपने कान पकड़ते हुए माफी मांगी और रौनक की शिकायत करते हुए बोला, इस हरकत के लिए मुझे माफ कर दीजिए नानी माँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह मेरी बेटी है। मेरी बेटी का नाम मैं ऐसा रखूंगा कि कोई भी उसका नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगा। इसीलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा, थोड़ा खतरनाक नाम सोच रहा था। लेकिन ये हवा ही कह रही है कि यह इसका छोटा सा प्यारा सा नाम रखेगी जिससे हर कोई आसानी से उसका नाम ले पाएगा। अब आप ही बताइए नानी माँ, आहान सिंघानिया की बेटी का नाम इतना साधारण और सिंपल कैसे हो सकता है? इतना कहकर आहान ने तुरंत इमोशनल होने का नाटक किया और नानी माँ के गले लगकर रोने लगा। वहीं सबकी आंखें आहान की बात सुनकर हैरानी से फैल गई थी। उन्होंने आहान और रौनक की ओर शौक से देखा। फिर अचानक सभी ने एक साथ अपने माथे पर हाथ मार लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका बीपी हाई हो रहा है। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात को लेकर ये दोनों नमूने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे और एक दूसरे से बहसबाजी करते हुए इतनी बड़ी लापरवाही कर देंगे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए तेरे इश्क में सिर्फ पॉकेट एफ पर। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात को लेकर ये दोनों नमूने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे और एक दूसरे से बहस करने लगेंगे। अब आगे वो सब आहान और रौनक की हरकतों से हद से ज्यादा कंफ्यूज और परेशान हो चुके थे। वहीं तभी अबीर सिंह राठौड़ हंसते हुए आगे आया और एकदम से बोला, वाकई मान गए, मेरी नई फैमिली काफी दिलचस्प है। अबीर के शब्द ऐसे थे मानो जैसे अरमान के दिल को भीतर से कोई खींच रहा हो। उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। अरमान ने उसकी बात पर काफी बुरा सा मुंह बना लिया था। फिर वो अबीर को देखते हुए झुंझलाकर सोचने लगा, यह मेरा परिवार है और ये यहाँ खड़े होकर ऐसे हक जता रहा है जैसे ये इसका परिवार है। आखिरकार ये यहाँ कर क्या रहा है और ये सुबह शाम सिंघानिया मेंशन में ही क्यों पड़े रहता है? आखिर इसे यहाँ रहने की इजाजत किसने दी है?
अब आस्था तुरंत ही आगे आई और बड़े ही प्यार से बच्ची को नानी माँ की गोद में देकर रौनक का हाथ थामते हुए कहने लगी, देखो, पहली बात तो ये कि तुम दोनों को बच्ची के नाम को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारी प्रिंसेस का नाम नामकरण में रखा जाएगा। प्रिंसेस का नाम क्या रखा जाएगा ये नामकरण के बाद ही डिसाइड होगा, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली के आधार पर पंडित जी बताएंगे कि उसे कौन सा अक्षर मिलेगा। आहान और रौनक की आंखें आस्था की बात सुनकर हैरानी से फैल गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर शौक से देखा और क्षण भर के लिए वह दोनों हक्के बक्के रह गए। अब उन्हें अपनी हरकतों पर अफसोस हो रहा था कि वे ऐसे कैसे बच्चों की तरह लड़ झगड़ सकते हैं। तभी नानी माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया, अब तब तक तुम दोनों को जो भी नाम और जितने भी नाम पसंद किए हैं उन्हें एक पर्ची पर लिख कर रख लो। जैसे ही पंडित जी तुम्हारी बेटी के नाम का पहला अक्षर बताएंगे वैसे ही हम फटाफट से बिटिया का नाम रख देंगे। ठीक है। अब जैसे ही रौनक और आहान ने नानी माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो सबसे पहले रौनक और आहान के चेहरे पर शौक के एक्सप्रेशन आए थे और फिर जल्द ही वह एक्सप्रेशन उतावलेपन में बदल गए थे। वही सभी लोग इन मियाँ बीवी के एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वही नानी माँ ने अपनी नजरें घुमाई, फिर टाइगर और मारिया की ओर देखकर शांत स्वर में बोली, ये बात मैं केवल इन दोनों के लिए नहीं बल्कि आप दोनों के लिए भी कह रही हूँ। आप दोनों समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस पर टाइगर बिना कुछ बोले बस मारिया को एक नजर से देखता हुआ वहां से बाहर निकल गया। वही मारिया के दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं कहा था। आस्था भी उससे राजवीर जिंदल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी कि मारिया ने डिजिटल तरीके से ये जानने की कोशिश की या नहीं कि आखिर कैसे वह सब राजवीर जिंदल के डार्क विला घुस सकते हैं और उसे डार्क विला के बारे में क्या क्या पता चला है। हालांकि अभी तक आस्था को मारिया से ठीक से बातचीत करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अरमान सीधे वहां से निकलकर अपने कमरे में चला आया था। उसे पता था कि अगली सुबह घर में कई सारे फंक्शन होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आस्था भी उसके कमरे चली आई। अरमान को एक नजर देखने के बाद वो सीधे वॉशरूम में चली गई। इस वक्त आस्था का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। चारों तरफ से वो खुद को उलझा हुआ सा महसूस कर रही थी, क्योंकि एक तो कल बच्चों के नामकरण के साथ साथ रश्मि की गोद भराई रस्म भी होने वाली थी और साथ ही साथ उसे कल डार्क विला में जाकर अरमान के लिए एंटीडोट भी खोजना था। वो जानती थी उसके लिए ये सिचुएशन आसान नहीं होगी। डार्क विला में उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आस्था का दिलो दिमाग दोनों इस वक्त अशांत थे। उसके चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती थी। तभी उसकी नजर बाथरूम के कोने में रखे हुए एक ग्लास पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। उस ग्लास को थाम के वो उन यादों को झटकने की कोशिश करने लगी, क्योंकि इस वक्त वह अपने तनाव को कम करना चाहती थी। इसलिए देर न करते हुए उसने वो ग्लास अपने होठों से लगा लिया था। थोड़ी ही देर में उसे अपने भीतर एक अजीब सी हल्की फुल्की गर्मी महसूस होने लगी। उसका मूड अचानक बदलने लगा और बिना सोचे समझे वो पूरे बाथरूम में भींग भींग के हल्की हल्की आवाज में गाना गुनगुनाने लगी। वहीं दूसरी ओर अरमान अपने कमरे में बैठे हुए आज दिन भर हुई सारी बातों के बारे में सोच रहा था। कहीं ना कहीं उसे यह बात खटक रही थी कि सारे घर वाले किस तरह से आस्था को इतनी अहमियत देते हैं और उसके दादाजी कितनी आसानी से आस्था की हर बात मान लेते हैं। यहाँ तक कि उसके पापा, जिनसे वो अब ठीक से घुल मिल नहीं कर पा रहा था, वो भी आस्था को बेटा कहकर पुकारने लगे थे। ये सोचते सोचते उसका दिमाग और ज्यादा फ्राई हो रहा था। उसे आस्था से अजीब सी इरिटेशन हो रहा थी। उसने सोचा, आखिर ये लड़की कौन है और क्यों मेरा पूरा परिवार इस लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगा है। भले ही आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान सबकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो अरमान को अंदर ही अंदर कचोटने जा रहा था। और नानी माँ का सब पर इस तरह हुक्म चलाना भी वह समझ नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है। उसके ऊपर नाराजगी और बेचैनी हावी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं वो मन ही मन सोच रहा कि काश उसकी 2 साल पहले की यादें उसके साथ होती तो उसके लिए इन सब नए रिश्तों को अपनाना आसान होता। हैरान सा वो अपने ही ख्यालों में काफी देर खोए हुए इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक बाथरूम से आती हुई आस्था की अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने गौर से नोटिस किया कि आस्था अलग अलग सुरों में गाना गुनगुना रही थी। जो भी उसके दिल में आ रहा था वो बिना रुके गाए जा रही थी। कभी वो कटी रात खेतों में तू आई क्यों नहीं गुनगुनाने लगती, तो कभी किसी और धुन में खो जाती। दरअसल ये वही गाना था जिस पर उसने आखिरी बार वंशिका के साथ डांस किया था और नशे की हालत में वही यादें उसके जहन में घूमने लगी थी। फिर वो अचानक लाल परी जैसी पंक्तियां भी गाने लगी। आस्था की लड़खड़ाती आवाज सुनकर अरमान को पहले तो बहुत हैरानी हुई, फिर धीरे धीरे उसे उसकी आवाज से इरिटेशन होने लगी, क्योंकि आस्था की आवाज और तेज होती जा रही थी। इसीलिए अरमान के लिए वहां खड़ा रहना मुश्किल होता जा रहा था और वह बाथरूम के दरवाजे पास आकर खड़ा हो गया और आस्था को शांत रहने के लिए कहने लगा। लेकिन उसके बार बार समझाने बावजूद जब आस्था की आवाज कम नहीं हुई तो आखिरकार अरमान का सब्र जवाब दे गया और वो तूफान की तेजी से अंदर दाखिल हुआ। किसी बब्बर शेर की तरह वह आस्था पर गुर्राया। उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया और तमतमाते हुए बोला, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है और तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो? अरमान मौका मिलते ही आस्था पर पूरी भड़ास निकालने लगा था। वही आस्था उसकी बातों का मतलब सही से नहीं समझ पा रही थी और ऊपर से आस्था ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आस्था का सारा शरीर नशे की असर में था। वह ना तो वापस होश में आ पा रही थी और ना ही वो अरमान को साफ साफ देख पा रही थी। लेकिन आस्था को नशे की हालत में देख के अरमान बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। जाहिर था उसे यह सब देखना नागवार गुजरा था। अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वह लगभग चीखते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो। हाँ,
तुम्हें दारू पीने के लिए मेरा ही बाथरूम मिला था क्या? आस्था के कदम लड़खड़ा रहे थे। वह सावधानी से नहीं खड़ी थी। अब अरमान की इतनी तेज आवाज सुनकर अचानक आस्था का बैलेंस बिगड़ गया था। वह गिरने लगी, लेकिन तभी अरमान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। आस्था अरमान के ऊपर झूलती चली गई और उसकी आंखें बंद हो गई। अब यह देख के अरमान का माथा झंझना उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में करे तो करे क्या, क्योंकि आस्था पूरी की पूरी उसी के ऊपर गिर चुकी थी और आस्था के कपड़े भी गीले थे, क्योंकि उसने कपड़े चेंज करने से पहले ही वो ड्रिंक पी ली थी और अब वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। वही अरमान हैरानी और अविश्वास भरी नजरों से आस्था को देख रहा था। उसे अनजाना सा एहसास हो रहा था। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबा दिया। शुक्र था कि आस्था ने आज अंश को नानी माँ को संभालने के लिए दे दिया था, क्योंकि नानी माँ ने ही आस्था से कहा था कि वो अंश को उनके पास ही रहने दें और वह ज्यादा से ज्यादा समय अरमान के साथ गुजारे और उससे प्यार भरी बातें करे और उसका दिल जीतने की कोशिश करे। हो सकता है कि अरमान के दिल में एक बार फिर से आस्था के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए। नानी माँ नहीं चाहती थी कि अंश की वजह से अरमान और आस्था का ध्यान भटक जाए, इसीलिए उन्होंने आस्था से अंश को ले लिया था। और वैसे भी अंश पूरे परिवार के साथ आसानी से घुल मिल जाता था और वो घर के सभी सदस्यों को जानता था, तो इसीलिए वह आराम से नानी माँ के साथ सुकून से सो गया था। लेकिन फिलहाल तो अरमान का दिमाग जोरों से चल रहा था। वो सोचने लगा कि इस सिचुएशन में वह क्या करे। अगर वो इस तरह से घर वालों को उसके रूम में बुलाता है या फिर किसी की मदद लेता है, तो सभी घर वाले उसके बारे में क्या अनाप शनाप बातें सोचेंगे, या फिर वो लोग यह सोचेंगे कि शायद मैंने ही इस लड़की को कुछ खिला पिला दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं इस लड़की को कितना नापसंद करता हूँ। ऊपर से उसका भाई अविनाश रघुवंशी, वो भी मुझे ही गलत समझेगा कि मैंने ही उसकी बहन के साथ कुछ कर दिया है, और कहीं वह इस गलत फहमी को लेकर मेरी कंपनी के साथ सारी डील कैंसिल न कर दे। उफ, क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूं? अरमान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे जेल भेज दिया हो। अरमान ने आस्था को नाराजगी से घूरते हुए अपने मन में सोचा, वैसे तो ये लड़की खुद को बहुत बहादुर समझती है और आज तो इसने इतने सारे गुंडों को अकेले धूल भी चटा दी थी, लेकिन फिर भी मेरा इतना तेज बोलना यह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इतनी आसानी से बेहोश हो गई। कमाल है। फिर अचानक अरमान को आस्था पर अजीब सा शक होने लगा। कहीं ये लड़की मुझे परेशान करने के लिए कोई नया ड्रामा तो नहीं कर रही है। इसीलिए उसने आस्था चेहरा पकड़कर झट से ऊपर उठा लिया। अरमान की नजर अचानक आस्था के खूबसूरत लाल होठों पर जाकर ठहर गई थी। आस्था की नजदीकी उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। अरमान का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था के खूबसूरत स्ट्रॉबेरी जैसे होंठ दिखाई दे रहे थे और वो चाहकर भी खुद को उसे छूने से रोक नहीं पा रहा था। और अचानक उसने जल्दी से आस्था के कोमल होठों पर अपने होंठ रख दिए और एक हल्की सी किस कर दी। आस्था, जो अभी बेहोशी की हालत में थी, वह सही से अरमान के किस का रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अरमान अब आस्था के इतने करीब होकर उसकी सांसों की महक में पूरी तरह से खो चुका था। कब उसके हाथ बहुत सॉफ्ट तरीके से उसके शरीर पर चलने लगे, उसे खुद भी पता नहीं चला। उसके होठों से होते हुए वो धीरे धीरे उसकी गर्दन तक आ चुका था। तभी अचानक उसे आस्था का ख्याल आने लगा। अरमान ने सोचा, अगर आस्था बेहोशी से जाग गई तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरमान की आंखों में उसके इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर एक जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है जिसे रोका नहीं जा सकता। और आज आस्था उसे बेहद प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने मौका पाकर जल्दी से आस्था के ऊपर का फ्रॉक सूट उतार दिया। आस्था को इस हालत में देखकर उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसके अंदर उसे पाने की चाहत हिलोरे मार रही थी। जल्दी ही उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले आया। वहां जाकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसका दिल इस वक्त आस्था को पूरी तरह से पाने के लिए बेताब था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसे रोक रहा था। उसका दिमाग उससे कह रहा था, रुक जा, ये लड़की तो यही चाहती है कि तू इसके करीब आए, इसे छुए, इससे प्यार करे, लेकिन तुझे इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना है। तेरी जिंदगी में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके दिल और दिमाग में तूफान सा चल रहा था। साथ साथ वह आस्था को ध्यान से देख रहा था, जो अब ठंड से कांप रही थी क्योंकि उसके कपड़े अभी तक गीले ही थे। और अगले ही पल उसके दिमाग के घोड़े बेकाबू होकर दौड़ने लगे थे, जिसके बाद वह और भी ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। वो अब सिचुएशन करे तो करे क्या? अगर उसने उसके कपड़े नहीं बदले तो ये लड़की पूरी रात ठंड से बीमार पड़ सकती है और कहीं उसका इल्जाम भी उसी पर ही ना आ जाए। ऊपर से उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो आस्था से चाहता क्या था। क्या वाकई वो आस्था से प्यार करता है या फिर वो सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख के बहकने लगा है? कहीं ना कहीं अरमान के दिल और दिमाग में अलग तरह की जंग चल रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और एक नाइट सूट हाथ में लेकर जल्दी ही आस्था के कपड़े बदलने लगा। उसके कपड़े उतारते वक्त अरमान की उंगलियां अनजाने में ही आस्था की स्किन को छू गई थी। आस्था, जो बेहोशी की हालत में थी, वह अब हल्की सी कसमसाने लगी और उसके होठों से एक धीमी सी आवाज निकली। अरमान को यह काम करना बेहद अजीब सा लग रहा। उसकी दिल की धड़कन बेकाबू होकर धक धक किए जा रही थी। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए तेरे इश्क में सिर्फ पॉकेट FM पर। Dear listener, अगला एपिसोड